रेप्लिकेशन को। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। अब लेट्स सपोज ये आपके पास जो है ना वो डीएनए है। आप क्या करते हो, एक से अगर आप डबल करोगे, या आप समझ लो कि जब आप डीएनए को डबल करते हो उस प्रोसेस को बोलते होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सेल साइकिल के अंदर कौन सा फेज होता है जिसके अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपके पास सेल साइकिल के अंदर फेज इंटरफेज होता है उसके अंदर क्या होगा, आपके डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। ये आप लोगों ने दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या, कि जो आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने डीएनए को डबल करते हो। मतलब एक कॉपी है तो डबल बना लोगे, इस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं। और ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, ये जो डिवीजन का प्रोसेस होता है, ये आपके इंटरफेस के अंदर जो है ना वो अकर होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये आपके पास यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर भी होती है। अब आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर ये चीज पढ़ी होगी, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये वो सेल्स हैं या वो आपके पास ऑर्गेनेलीज होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के दरमियान डिफरेंस क्या है, यूकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। और ये जो आपके पास ह्यूमन है, मतलब अगर हम अपनी एग्जांपल लें, और फिर इसी तरह आपके पास आप आगे देखोगे फंगस पैरासाइट्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जब हम डीएनए की रेप्लिकेशन देखते हैं, तो जो यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना, ये बहुत कम्प्लेक्स होती है, बहुत पेचीदा होती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर ये बहुत सिंपल होती है। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद ये जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है जिसमें डीएनए को आप लोग डबल करते हैं, तो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए हमें डिफरेंट प्रोटीन चाहिए होती हैं, डिफरेंट एंजाइम चाहिए होते हैं। अगर आपके पास एंजाइम्स या प्रोटीन्स नहीं है, आप डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं करवा सकते। तो ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है कि ये जो आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, यहाँ पे एक टर्म लिखी होगी कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन, इसका क्या मतलब होता है। देखो लेट्स सपोज ये मेरे ने आगे एक कॉपी बनाएगा जो कि डॉक्टर सेल के अंदर होगी। सेम इसी तरह ये एक स्ट्रैंड है जो कि फादर की तरफ से था, और ये अपने आगे क्या बनाएगा, एक डॉटर कॉपी बनाएगा। तो इस तरह की जो रेप्लिकेशन होती है जिसमें अदर स्टैंड लेते हो, इस तरह की रेप्लिकेशन को बोलते होते हैं सेमी कंजर्वेटिव। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, आगे हम देखेंगे कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है। नॉर्मल क्या होता है, आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर कोइल होता है। मतलब इस तरह स्ट्रेट नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर कोइल होता है, एक दूसरे के ऊपर वाइंड होता है। ये आप लोगों ने बेसिक चीज याद रखनी है। और लेट्स सपोज ये आपके पास एक स्ट्रैंड है और दूसरा ये स्ट्रैंड है, ये इसका थ्री एंड है और ये आपके पास लेट्स सपोज फाइव एंड है। फिर इसी तरह ये फाइव एंड होगा और ये थ्री एंड है। एक सिंपल याद रखें, डीएनए स्ट्रैंड के दो एंड होते हैं, एक थ्री एंड होता है और एक फाइव एंड होता है। अब आप लोगों को ये सारी स्टोरी बताने का मकसद ये है कि आगे हम ये पढ़ेंगे कि जब हमने डीएनए की रेप्लिकेशन करनी होती है, तो हमें इस स्ट्रैंड को एक तरह से ओपन करना होता है। मतलब ये कि अगर ये इस तरह वाइंड है या एक दूसरे के साथ बाइंड है तो रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो रेप्लिकेशन के लिए मुझे इसको इस पोजीशन पे लेके जाना, मतलब इस तरह इसको अनवाइंड करना है। तो जब आप स्ट्रैंड को अनवाइंड करेंगे तो क्या होगा, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ से लेके
यहाँ तक अपने स्ट्रैंड को अनवाइंड करता हूँ या ओपन करता हूँ। तो लेट्स सपोज आप क्या करोगे, ये आपके पास एक तरह से स्ट्रैंड ओपन हो गया और इससे आगे क्या है, आपका स्ट्रैंड बाइंड है। अब आप लोगों ने एक पॉइंट याद रखना है कि जहां पे स्ट्रैंड ओपन होता है, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि यहां से ये ओपन हो रहा है। तो अगर मैं इसकी शेप देखूं तो आपको ये वाई शेप नजर आएगा, मतलब देखें ये वाली चीज इस तरह और ये आगे बैकवर्ड जा रही है। तो इस ओरिजिन को बोलते होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या फिर रेप्लिकेशन फोर्क। तो आप लोगों ने याद रखना है रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है। जब आप डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करते हैं तो वो जो पॉइंट जहां से आप उसको पकड़ के अनवाइंड करेंगे उस पॉइंट को रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है यहाँ से आपके पास इसकी जो शेप आएगी वो वाई शेप होती है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब ये सारी स्टोरी बताने का मकसद क्या है कि जब आपके लेट्स सपोज ये एक स्ट्रैंड है और दूसरा ये स्ट्रैंड है, जब ये स्ट्रैंड रेप्लिकेट करेगा तो इसके आगे एक डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। जब ये स्ट्रैंड आपका रेप्लिकेट करेगा तो इसके आगे एक डॉटर स्ट्रैंड बनेगा। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो रेप्लिकेशन फोर्क वाला पॉइंट होता है, एक स्ट्रैंड आपका इस साइड से रेप्लिकेशन फोर की तरफ बनेगा, मतलब ये जो डॉटर स्ट्रैंड है ये आपका इस साइड से लेके इस साइड की तरफ बनेगा। और दूसरा जो स्टैंड है वो आपका रेप्लिकेशन फोर्क से अवे बनेगा, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट होगा और बनते बनते इससे दूर चला जाएगा। जो ऊपर वाला होगा वो इससे दूर बनेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आएगा। तो वो स्ट्रैंड जो आपका रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ बनता है उसको बोलते होते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और वो स्ट्रैंड क्या होता है, आपका लीडिंग स्टैंड होता है और ये कंटिन्यूस होता है। ये आप लोगों ने दो पॉइंट याद रखने हैं। और जो आपका स्ट्रैंड अवे द रेप्लिकेशन फोर्क बनता है उसको बोलते होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये दो पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। और इस स्ट्रैंड का दूसरा नाम होता है डिसकंटिन्यूस। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है इट इज सेमी कंजर्वेटिव लैगिंग स्ट्रैंड बनता है। लीडिंग क्या होता है, जो रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ बने। और जो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है वो क्या होगा, जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क बने। और आप लोगों ने याद रखना है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस एंड जो लैगिंग स्ट्रैंड है इट इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूस। ये आप लोगों ने पहली चीज याद रखनी है। फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं कि डीएनए की सिंथेसिस कैसे होती है, मतलब ये कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो कैसे होगी। ये जो आपने पढ़ा कि इस स्ट्रैंड से ये स्ट्रैंड बनाना है तो ये कैसे होगी। तो उसके लिए मैं आप लोगों को दोबारा अगेन यहाँ से ओपन किया। फिर इसी तरह आपके पास ये सेकंड स्ट्रैंड था और यहाँ पे ये दूसरे के साथ वाइंड है। लेट्स सपोज एक ये पॉइंट है और एक आपके पास ये पॉइंट है। अब आप लोगों ने एक बेसिक चीज ये याद रखनी है कि जब आपका डीएनए सेल के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो इस शेप के अंदर होता है। मतलब ये कि एक दूसरे के ऊपर वाइंड होगा और डीएनए के स्ट्रैंड के दो एंड होते हैं। लेट्स सपोज ये आपका थ्री एंड होगा और ये आपका जो है वो फाइव एंड होगा। अब जब भी आपने डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है आपने सबसे पहले क्या करना है, इस डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करना है, अनवाइंड करना है। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो इस स्ट्रैंड को अनवाइंड कौन करेगा। तो आप लोगों ने याद रखना है उसके लिए एक एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हेलिकेज। अब ये हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम में जो आगे क्या करेगा, लेट्स सपोज जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट हो। तो क्या होगा, ये जो आपके दो पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट होगा और एक ये वाला पॉइंट होगा। यहाँ से क्या होगा, ये स्टैंड आपको ओपन हो जाएगा जिस तरह मैंने ऊपर शो किया हुआ है। तो ये जो आपका स्टैंड ओपन हुआ है ये किसने कराया, ये हेलिकेज ने करवाया। हेलिकेज ने क्या किया, आपके डीएनए के टेम्पलेट को स्ट्रैंड को अनवाइंड कर दिया। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका हेलिकेज है वो क्या करेगा, मतलब जब उसने स्ट्रैंड को ओपन करना है तो वो कहाँ से ओपन करेगा, जहां से आपका ये
रेप्लिकेशन फोर्क वाला पॉइंट होता है, जो आपका वाई शेप रीजन होता है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि हेलिकेज एंजाइम कहाँ पे काम करेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क वाले पॉइंट पे। और ये वो पॉइंट होता है जहां से डीएनए अनवाइंड होना स्टार्ट होता है। ये आप लोगों को बेसिक जो है ना वो हेलिकेज का पता होना चाहिए, रेप्लिकेशन फोर्क का पता होना चाहिए। अब उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो आपका डीएनए स्ट्रैंड होता है, मतलब देखें ये एक स्ट्रैंड ये है, एक स्ट्रैंड ये वाला है, इसके अंदर दो रेप्लिकेशन फोर्क पॉइंट है। तो डीएनए स्ट्रैंड की जब रेप्लिकेशन होती है तो उसके अंदर कितने रेप्लिकेशन फोर्क पॉइंट होते हैं? दो, एक ये वाला है, एक ये वाला है। लेकिन जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब होता है कि वो पॉइंट जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, मतलब आपने वो पॉइंट जहां से डीएनए को ओपन किया था लिखते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है कि लेट्स सपोज ये आपका 3 एंड है और ये आपका 5 एंड है। हमेशा जो आपके पास डीएनए की सिंथेसिस होती है, आपसे ये भी एग्जाम में वो पूछ लेते हैं कि जो आपके पास डीएनए की सिंथेसिस होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, मतलब वो आपके 3 to 5 एंड होगी या 5 to 3 एंड होती है। तो आप लोगों ने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि जो डीएनए की सिंथेसिस होती है ना वो 5 to 3 डायरेक्शन होती है। यदि आप एक कॉपी बनाएंगे, मतलब इसको रेप्लिकेट करेंगे, तो ये जो आगे वाला स्ट्रैंड बनेगा, इसका ये स्ट्रैंड है, इसके दो एंड थे, एक 3 वाला है और एक आपका 5 वाला है। तो इसके सामने जो स्ट्रैंड बनेगा उसके एंड ऑपोजिट होंगे, मतलब ये वाला 5 होगा, ये वाला 3 होगा। तो हमेशा जो डीएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है वो 5 to 3 होगी। अब आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जहां से ये आपके पास रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उस पॉइंट को बोलते होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पे डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है वो पॉइंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वहां पे कौन सा जीन होता है या वहां पे रहेगा। तो अगर यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, इसके सामने एक स्टैंड बन रहा है, तो यहाँ पे फिर कौन सा रीजन होगा? आप लोगों ने याद रखना है, उस रीजन को बोलते हैं एटी रिच रीजन, या इसका दूसरा नाम है टाटा बॉक्स। तो टाटा बॉक्स या एटी रीजन क्या होता है? ये वो रीजन है डीएनए की जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, और इसका नाम क्या होता है आपके पास? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? जहाँ पे आपके डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, और ये आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल होता है और यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल होते हैं। मतलब ये कि ये जो एक बॉक्स है ये प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल होता है, लेकिन जो यूकैरियोट्स होंगे उनके अंदर ये डबल आएगा। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो पॉइंट याद रखना है। अब उसके बाद आगे चलते हैं कि आपने क्या किया। अब मैं इसको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड थे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बाइंड थे। सबसे पहले मैंने क्या किया, उन दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन किया, अनवाइंड किया। वो किसने कराया था? हेलिकेज ने कराया। हेलिकेज ने जब डीएनए स्ट्रैंड को ओपन किया तो उसके अंदर हमें दो पॉइंट नजर आए। एक पॉइंट था जिसको रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, और एक पॉइंट है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो मैंने आपको बताया वाई शेप्ड होता है। वो पॉइंट है जहां पे अनवाइंडिंग स्टार्ट होगी, जहां पे स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट होगा। फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या बताया कि ये वो पॉइंट है जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और इस पॉइंट के ऊपर कौन सा रीजन होता है? टाटा बॉक्स का रीजन या एटी रिच रीजन। और प्रोकैरियोट्स के अंदर ये एक होता है और यूकैरियोट्स के अंदर ये मल्टीपल होते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट अभी तक जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। अब आगे देखते हैं कि लेट्स सपोज जब मैंने इस तरह स्ट्रैंड को सेपरेट किया था या अनवाइंड किया था, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जब हेलिकेज आपके स्ट्रैंड को
ये आपका पहले इस तरह स्ट्रैंड था। आपने जब इसको अनवाइंड किया तो आपकी बॉडी के अंदर खतरा ये होता है कि भाई कहीं ये दोबारा अपनी वापस इस शेप के अंदर ना आ जाए। तो वापस इसको अपनी शेप के अंदर आने से बचाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स बाइंड हो जाएंगी। उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। देखो ये एक स्ट्रैंड है, इसके साथ आके जो प्रोटीन बाइंड होगी वो क्या होगी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इन बाइंडिंग प्रोटीन्स का मतलब क्या होता है कि इन बाइंडिंग प्रोटीन्स ने आपके स्ट्रैंड्स को वापस कोइल नहीं होने देना, वापस री अनीलिंग नहीं होने देनी। तो री अनीलिंग का मतलब क्या होता है, नहीं देगा। तो ये आप लोगों ने इसका फंक्शन याद रखना है। उसके बाद क्या होगा, जब आप लोगों ने ये स्ट्रैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन्स को इसके साथ अटैच कर दिया था, सेकंड पॉइंट क्या याद रखने, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होंगी। उसके बाद थर्ड पे क्या होगा आपके पास, जब आपकी ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स जाके इस स्ट्रैंड के साथ लग जाएंगी, तो उसके बाद क्या होगा, आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, आपके पास आगे डिफरेंट तरह के एंजाइम्स आएंगे। उन एंजाइम्स को क्या बोलेंगे, डीएनए टोपो आइसोमरेजेस। अब सबसे पहले हम इसका फंक्शन देखते हैं कि इन एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है। तो डीएनए टोपो आइसोमरेजेस बेसिकली आपके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो आपके डीएनए के अंदर डैमेज को रिकवर करते हैं। लेट्स सपोज अगर अगर लेट्स सपोज मैं स्टैंड बना रहा हूँ, ये मैंने एक नया स्टैंड बनाया है इसके सामने। अब ये जो न्यू स्टैंड बना है, अगर इसके अंदर यहाँ पे कोई ब्रेक आ जाती है, कोई आपके पास कोइलिंग आ जाती है, तो इस ब्रेक को कौन रिपेयर करेगा, डीएनए टोपो आइसोमरेज। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है उस दौरान जब कोई ब्रेक आती है या कोई एरर आता है, तो उसको कौन ठीक करता है, आपका डीएनए टोपो आइसोमरेज। अब ये पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, ये आपके फार्माकोलॉजी के अंदर इसका क्वेश्चन पूछते होते हैं कि आप बताएं जी, जब आप किसी पेशेंट को फ्लोरोक्विनालोन्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो एंटीबायोटिक किस तरह जाके काम करती हैं, स्ट्रैंड है। अब मैंने इसको, ये आपके पास एक स्ट्रैंड था जो यहाँ से बैकवर्ड क्या आपके पास एक दूसरे के ऊपर कोइल है, इस तरह है। अब अगर मेलिंग को क्या करना है, इस तरह ओपन करना है, अब इसको ओपन कौन कराएगा, आपका ये टोपोइसोमरेज कराएगा। अब अगर मैं किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक दूं, वो एंटीबायोटिक जाके क्या करे, ऐसे एंजाइम को इनहिबिट कर दे जो इसकी कोइलिंग को रिलैक्स करते हैं, तो क्या होगा, आपकी ये एक तरह से सुपर कोइलिंग जो है ना वो रिलैक्स नहीं होगी, आपका डीएनए ओपन नहीं होगा। तो जब आप किसी बंदे को ये ड्रग्स देंगे, आपकी जो बाइंडिंग पावर है या स्ट्रैंड को एक दूसरे से दूर करने की पावर है वो खत्म हो जाएगी, और उससे क्या होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आप कौन सी एंटीबायोटिक्स देते हैं जो डीएनए टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करती है, वो फ्लोरोक्विनालोन्स होती हैं। और ये टोपोआइसोमरेज डिफरेंट तरह के होते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर ये टोपोआइसोमरेज 2 है और टोपोआइसोमरेज 4 है। अगर आइसोमरेज 1 होता है और 2 होता है, इनका तो चलें कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है, प्राइमेज क्या होता है। अब देखो आप लोगों ने अच्छे से इसको समझना है। लेट्स सपोज ये आपके पास एक तरह से दो स्टैंड है जो मैंने ओपन किए हैं। मैंने आपको बताया था ये वाला स्टैंड क्या है, आपका लीडिंग स्टैंड है और ये लैगिंग स्टैंड है। अब आप मैंने क्या करना है, डीएनए की रेप्लिकेशन करानी है।
तो लेट्स सपोज यहाँ से मैंने रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है। इस रीजन को क्या बोलते हैं? टाटा रीजन। अब इसके आगे एक नया स्ट्रैंड बनेगा। अब इस स्ट्रैंड को कौन बनाएगा? वो कौन सा एंजाइम होता है जो डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है? उस एंजाइम को बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपके पास ये जो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, इस स्ट्रैंड को बनाने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। अब क्वेश्चन ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ने आपका ये स्ट्रैंड बनाना है, लेकिन इसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैंने ये स्ट्रैंड बनाना है तो पहले आपके पास एक स्ट्रैंड होना चाहिए, उसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ने अगर काम करना है तो उसके काम के लिए हमें क्या चीज चाहिए? एक छोटा सा आरएनए प्राइमर या एक छोटा सा आरएनए स्ट्रैंड चाहिए। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्राइमेज क्या होता है, आप लोगों ने बताना है प्राइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो एक आरएनए का स्ट्रैंड बनाए। थ्री को काम करने के लिए नहीं करेगा, ये स्टैंड नहीं बनेगा। ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो ये आपके पास था प्राइमेज का काम, आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उसने लिखा है कि ये एक आरएनए प्राइमर बनाता है, ये एक आरएनए का छोटा सा स्टैंड बनाएगा। वो स्टैंड क्यों बनाएगा? क्योंकि उसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज 3 ने छोटा सा डीएन आरएनए का प्राइमर बना देंगे। उसके बाद ये एंजाइम आएगा, ये एंजाइम क्या करेगा? आपकी आगे रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। अब आप लोगों ने प्लीज याद रखना है कि जो ये रेप्लिकेशन स्टैंड होगी या जो आपके पास ये नया स्टैंड बनेगा, इसका ये वाला एंड 5 होगा और ये वाला एंड 3 होगा। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? आपका जो नया स्टैंड बनाएगा वो 5 to 3 की तरफ बनेगा। जैसे ही ये स्टैंड बन जाता है, बाद में इसको रीड किया जाता है कि कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं होगी। अब देखें, अगर आप कोई होमवर्क लिखते हैं तो आप बाद में उसको रीड भी करते हैं कि कहीं यार मैंने दरमियान में गलती तो नहीं की है। इसी तरह जब आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो जो चीज बनती है उसको प्रूफ रीड किया जाता है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो प्रूफ रीडिंग होती है वो किस तरह होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज 3 स्ट्रैंड को बनाएगा भी, बनाएगा 5 to 3 एंड, लेकिन वो इसको रीड कैसे करेगा? 3 to 5 एंड। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये प्रूफ रीडिंग 3 to 5 होती है। अब उसके बाद ये सारी बातें बताने का मकसद क्या था? आप लोग आगे जाएंगे, जाके पढ़ेंगे कि आपके पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं जो डीएनए पॉलीमरेज 3 को इनहिबिट करती हैं। अब देखें, अगर ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो आपका तो ये स्टैंड ही नहीं बनेगा, आपकी तो रेप्लिकेशन ही नहीं होगी। तो क्या होगा? एक तरह से वो इन्फेक्शन या वो बैक्टीरिया या उस सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के अंदर, जब आप एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ेंगे। एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होती हैं? वो आपके डीएनए पॉलीमरेज 3 को इनहिबिट करती हैं। तो ये आप लोगों ने इसका फंक्शन याद रखना है। अब यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, ये यूकैरियोट्स के अंदर नहीं होता। फिर उसके बाद आपके पास एक अनदर एंजाइम आएगा डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, लेकिन इसका फंक्शन डिफरेंट। अब आप लोगों ने अच्छे से सुनना है। मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि अगर आपके डीएनए पॉलीमरेज 3 ने काम करने हैं तो उसको काम करने के लिए पहले छोटा सा स्ट्रैंड चाहिए। वो स्ट्रैंड कौन सा है? आपका ये प्राइमर होता है। अब मसला ये है कि जब आप ये स्टैंड बना लेते हैं तो बाद में आपने इस छोटे से स्टैंड को खत्म भी करना है। अब उसको खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। तो आप लोगों ने आज से क्या याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 रेप्लिकेशन करवाता है। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो क्या करेगा? आपके प्राइमर को फिनिश करेगा, प्राइमर को डिग्रेड करेगा, प्राइमर को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ देगा। तो ये आप लोगों ने इसका फंक्शन याद रखने हैं।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज। अब इसको भी देखते हैं क्या होता है, इस एंजाइम का क्या फंक्शन है। तो लेट्स सपोज अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये आपके पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, वो यहाँ से स्ट्रैंड के ऊपर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो इस तरफ जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो वो छोटे छोटे स्ट्रैंड बनाएगा। जब डीएनए की रेप्लिकेशन इस स्ट्रैंड पे होती थी, लीडिंग स्ट्रैंड पे, तो वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट नहीं बनाता, वो एक कंटिन्यूस सेगमेंट बनाएगा। तो ये जो आपके छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रैंड बनते हैं टूवर्ड द लैगिंग स्ट्रैंड इन फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है कि छोटे छोटे डीएनए के पीस होंगे जो आपके लैगिंग स्ट्रैंड के सामने बनेंगे। अब बाद में क्या होता है, जब आप इन छोटे छोटे स्ट्रैंड्स को बना लेते हो तो आपने इनको मिला के एक स्ट्रेट स्टैंड बनाना है, इस तरह का। वो आपका एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, आपके ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करेगा। अब ये ज्वाइन कैसे होंगे, ये क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान, लेट्स सपोज ये एक स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड होगा इसको ब्रेक कर दिया जाएगा। तो ये क्या करता है, कैटालाइज करता है। कैटालाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये आप लोगों ने इसका फंक्शन याद रखें। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एग्जाम में वो लाजमी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि टीलोमरेज क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बेसिक जो है ना वो रूल बताता हूँ कि जब आपके पास लेट्स सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड है, जब मैं इस स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन करता हूं तो आप लोगों ने आज से ये पॉइंट याद रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो हर रेप्लिकेशन के बाद ये स्ट्रैंड लेंथ में छोटा हो जाता है। मतलब जितनी ज्यादा रेप्लिकेशन होगी उतना ज्यादा ये स्ट्रैंड छोटा होता जाएगा। अब देखो, अगर ये स्ट्रैंड छोटा होता जाए फिर तो इसका मतलब ये कि थोड़ी सी डिवीजन के बाद आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर इस प्रोसेस को बचाने के लिए, मतलब ये कि आपके डीएनए स्ट्रैंड को छोटा होने से बचाने के लिए नेचर ने हमारे सेल्स के अंदर एक एंजाइम रखा है, उसको बोलते हैं टीलोमरेज। और ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होता है। इस एंजाइम का काम क्या होता है, ये आपके डीएनए स्ट्रैंड्स को रेप्लिकेशन के दौरान छोटा नहीं होने देता। ये छोटा कैसे नहीं होने देगा, इसके पास एक छोटा सा आपके पास सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट का नाम है TTAGG। ये आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड्स का छोटा सा पीस होता है। जब भी एक डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, ये एंजाइम क्या करेगा, इस स्ट्रैंड को उस रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड के साथ अटैच कर देगा। तो अगर ये स्ट्रैंड रेप्लिकेट हुआ तो बाद में ये एंजाइम आएगा, ये आके क्या करेगा, इसको इस छोटे से आपके पीस के साथ अटैच कर देगा ताकि इस स्ट्रैंड की जो लेंथ है वो छोटी ना हो। तो आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आपने एवरी डुप्लीकेशन अपने स्ट्रैंड को बचाना है कि वो छोटा ना हो, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम आएगा, टीलो आइसोमरेज आएगा। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखने हैं। फिर उसके बाद एक और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट आपके पास आया, उसको कैंसर था। अब आप लोग ये बताएं कि जो कैंसर वाला सेल होता है वो तो डिवाइड ही बहुत करते हैं, सेल होते हैं जो उनकी इतनी ज्यादा डिवीजन होती है, उस डिवीजन में उनका जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो छोटा क्यों नहीं होता। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए आपका सेल ज्यादा, ताकि आपका डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रैंड छोटा ना हो।
तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो आपके पास टीलोआइसोमरेज है या टीलोमरेज है, ये कैंसर वाले से डीएनए रेप्लिकेशन का टॉपिक था, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या क्या आपके पास एंजाइम्स हैं और आपके पास क्या क्या एक तरह से टर्म्स आती हैं। यहाँ पे एक और डिजीज है, ये वाली, इसको देख लेते हैं। ये क्या होता है? ब्लूम सिंड्रोम। अब देखो, मैंने आपको ये बताया था कि ये आपके पास डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। जब मैंने इनको यहाँ से ओपन करना है तो इन दोनों स्ट्रैंड्स को, लेट्स सपोज, यहाँ से ओपन करने के लिए कौन सा एंजाइम आया था? हेलिकेज आया था। अब कुछ आपके पास क्या होता है, होते हैं जिनके अंदर इस एंजाइम्स को बनाने वाली ये एक जीन होती है, BLM। मतलब ये कि मेरे क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन है, इस जीन का काम है हेलिकेज को बनाना। अगर इस जीन की म्यूटेशन आ जाए तो आपका ये एंजाइम नहीं बनेगा। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो डिजीज आएगी उसको बोलते हैं ब्लूम सिंड्रोम। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है। बाकी इस डिजीज को आप लोग पैथो के अंदर डिटेल से पढ़ोगे, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या आपके पास क्लिनिकल पिक्चर होती है। तो ये आपका एक तरह से टॉपिक था। अब मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो हाईलाइट पॉइंट है वो आप लोगों को करवा देता हूँ। आप लोगों ने कोशिश कि एटलीस्ट वो पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डीएनए की 2 3 डायरेक्शन होती है। डीएनए की प्रूफ रीडिंग कैसी होती है? 3 to 5 होती है। मतलब बनता तो वो इस तरह है, लेकिन उसकी रीडिंग आपकी उल्टी होती है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रेप्लिकेशन फोर्क क्या है। और उसके बाद जो डीएनए आपका टोपो आइसोमरेज है वो क्या होता है। और उसके बाद आपको डिफरेंस पता होना चाहिए डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 1, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ड्रग्स बताई थी कि आपके पास क्या होता है, कुछ एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं, कुछ आपके पास एंटीबायोटिक्स होती हैं। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो कौन सी आएंगी? फ्लोरोकिनालोन्स। ये क्या करेंगी? डीएनए आपके टोपोआइसोमरेज को इनहिबिट करेंगी। फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा? ये जो डीएनए टोपोआइसोमरेज यूकेरियोट्स के अंदर आता है, उसके लिए ये ड्रग है अटिपोसाइड, टिनिपोसाइड और अरिनोटिकेन और टोपोटिकेन। ये आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं वो कौन बनाता है? तो आप लोगों ने याद रखना है जो आपके डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ये एंजाइम कराता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? आपके ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को बनाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि मैंने आपको पहले बताया कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक तरह से यहाँ पे कोइलिंग है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड, वो स्ट्रैंड जो आपका टूवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क बने उसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और वो स्ट्रैंड जो आपका इस पॉइंट से लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो स्ट्रैंड होता है ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बनता है। उन फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं? ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। और ये स्ट्रैंड जो बनाएगा वो आपका एंजाइम सेम होगा, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये आप लोगों ने इसके अंदर याद रखना है। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन तो बताएं यार। टोपोआइसोमरेज का काम ये होता है आपके पास कि ये आपके जो डीएनए की, लेट्स केस में क्या करना है, जहां पे रेप्लिकेशन होनी है वहां से अनवाइंड करना है। जो आपके इस रेप्लिकेशन फोर्क से पीछे वाले पॉइंट पे कोइलिंग होती है उसको कौन खत्म करेगा? टोपोआइसोमरेज करेगा। तो ये आप लोगों ने इसका फंक्शन याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि टाटा रीजन या एटी रीजन क्या होता है। आप लोग सिंपल याद रखें कि मैंने आपको ये बताया कि ये आपका ओरिजिनल स्ट्रैंड है। इस स्ट्रैंड के आगे ये आपका एक न्यू स्ट्रैंड बने। तो ये जो आपका ओरिजिनल स्ट्रैंड है यहाँ पे एक रीजन होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। ओरिजिनल स्ट्रैंड के ऊपर एक रीजन होता है जहां से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है। उस रीजन को बोलते हैं एटी रिच रीजन।
इसमें एडानिन थायामीन ज्यादा होती हैं, और इसका दूसरा नाम है टाटा, या आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि ये आपके पास टाटा रीजन की तरह होता है। आप सिंपल याद रखें कि एटी रिच क्या होता है, ये वो रीजन है जहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, या वो पॉइंट है जहाँ पे डीएनए ने रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी है।